This point so okay, good morning all, welcome to Learners Academy. Morning. So we have started miscellaneous exercise yesterday on chapter number 11, 3D. So this is miscellaneous exercise 11 part 2, right? Miscellaneous exercise 11 part 2. पार्ट 1 में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किए, तो वहां तक का अगर कुछ भी देखना हो तो पिछले वीडियो में देखना है आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 9 से हमने स्टार्ट किया है। जैसा कि हमने डिस्कस कर रहे थे कि ये 9th वाला क्वेश्चन जो है ये है मिसलेनियस में, बट ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह ही दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट डेटा दे रखा है, बस आपको जो भी कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, जैसे कि क्या पूछा है इसने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है दो लाइंस के बीच में। दो लाइंस गिवन है, दो लाइंस गिवन है तो दो लाइंस के बीच की दूरी निकालने का डायरेक्ट तरीका अपने को आता है। ठीक है, इक्वेशन से पहले डेटा डिराइव कर लेते हैं हम। हेयर द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस आर गिवन एज हेयर द इक्वेशंस। वेक्टर इक्वेशंस गिवन है तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस L1 and L2 are given as, राइट। सो ये हो जाएगी मेरी लाइन L1 की इक्वेशन एंड ये हो जाएगी मेरी लाइन L2 की इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो ही हिंट मिलेगा कि इस इक्वेशन से क्या क्या डेटा निकालना है। फॉर्मूला में जो लगना है वही डेटा निकालना है, तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, सृष्टि बोलो। हम्म हम्म B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो A1 भी चाहिए, A2 भी चाहिए, B1 भी चाहिए और B2 भी चाहिए। तो लाइन L1 से निकालते हैं हम A1 A2। सो वेक्टर A1 निकाल लेते हैं और वेक्टर B1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर A1 क्या होगा, 6i कैप +2j कैप +2k कैप। और वेक्टर B1 लैम्डा को भूल जाओ तो बच गया, वो वेक्टर B1 है -2j कैप +2k कैप। एंड इधर आओ, सो वेक्टर A2 निकाल लेते हैं विच विल बी -4i कैप। जे कैप यहाँ है नहीं तो यू कैन पुट 0j कैप माइनस का k कैप। एंड सिमिलरली वेक्टर B2 के बारे में बात करते हैं तो इट्स लाइक 3i कैप -2j कैप -2k कैप। ठीक है, ये हमने डेटा डिराइव कर लिया जो जो हमें चाहिए था। नाउ यूजिंग दिस वी विल पुट द फॉर्मूला। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमको B1 क्रॉस B2 करना जरूरी है, राइट। तो दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला लगा लो या तो कढ़ाई पहले रख लो और प्याज छीलना करना वो सारा काम कढ़ाई में करना, बट वो हैक्टिक रहेगा, उससे सब्जी भी अच्छी नहीं बनेगी। जो भी डिश हम बना रहे हैं अच्छी नहीं बनेगी। डिश अच्छी कब बनेगी, जब हम पहले से कुछ इंतजाम रखें उस फॉर्मूले में, जो हैक्टिक चीजें हैं उनको सामग्री पहले तैयार कर लें ताकि बस कढ़ाई के अंदर बस वो पुटअप करने का काम रहे। तो B1 क्रॉस B2 एक ऐसी चीज है जो उसके अंदर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हैक्टिक लगेगा, राइट। तो B1 क्रॉस B2 और उसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों काम पहले कर लेते हैं। तो नाउ B1 क्रॉस B2 पहले निकाल लेते हैं एंड फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे, लगे हाथ। तो क्रॉस कर दो इसका, वही I J K। ठीक है, तो B1 क्या है, 1 - 2 2, 1 - 2 +2। B2 क्या है, 3 - 2 अगेन -2 निकालें। सो आई कैप के कंपोनेंट्स बताओ, ये गया ये गया, -2 × -2 +4 -2 × 2 -4। तो 4 -4 एंड 4 + 4 8 हाई कैप। ठीक है, ये गया ये गया, 1 × -2 -2 3 2 6 -2 -6 -8, एक माइनस और लगेगा, +8 बन जाएगा, +8j कैप। एंड लेट्स फाइंड द k कैप कंपोनेंट। ये गया ये गया, 1 × -2 -2 -3 × -2 -6 प्लस हो जाएगा। तो -2 + 6 गिव्स मी +4 k कैप। ठीक है, लगे याद, इसका क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। सो B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालते हैं हम। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 64 64 16 128 एंड 16 इज 138, 138 एंड 144, √144 यानी कि 12 यूनिट्स। ठीक है, चलो तो सामग्री रेडी है करीब करीब, अब शुरू कर दें।
और A2 माइनस A1 भी निकालना पड़ता है, चाहो तो वो भी निकाल लो, तो सारी सामग्री रेडी हो जाएगी। ऑल्सो A2 माइनस A1 वैक्टर विल बी इक्वल टू -4 -6 टाइम्स तो हो जाएगा आई कैप। सही कर रहे हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, 0 -2 टाइम्स हो जाएगा जे कैप, एंड प्लस -1 -2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो -10 आई कैप, -2 जे कैप, -3। तो अब तो सब रेडी है, बस कढ़ाई चढ़ा के और उसमें पुटअप करना है, कर दें। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। तो ये क्वेश्चन वैसे मिसलेनियस का हो ही नहीं सकता, बट पता है क्यों है मिसलेनियस में? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है दोनों टॉपिक्स में, लाइंस में भी और प्लेन्स में भी। तो जो कॉम्प्लिकेटेड है वो चीज भी तो आती है ना मिसलेनियस में, इसलिए बस इसने जगह यहाँ पे प्राप्त इसलिए की है तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 इज गिवन बाय, क्या लेटर मार्क करते थे, स्मॉल डी। स्मॉल डी फॉर्मूला लिखते हैं अपन, इक्वल टू A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 डिवाइड, उसका भी फिर मॉडुलस डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो पुट द वैल्यूज। A2 माइनस A1 है आपके पास, कहाँ है, ये रहा, -10 आई कैप, -2 जे कैप, -3 के कैप। इसका तो कराना है डॉट प्रोडक्ट, B1 क्रॉस B2 भी है आपके पास, क्या है, 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप, राइट। इसका क्या कराना है, मॉड्यूलस। और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड पहले लिखा हुआ है हमने 12। ठीक है, इस ब्लॉक में कर देते हैं, बाकी आ जाओ, इक्वल टू, सो -10 इंटू 8 करेंगे, देन प्लस माइनस -10 इंटू 8 प्लस -2 इंटू 8 करेंगे अगेन, प्लस -3 इंटू क्या करना है, 4, -3 इंटू 4 डिवाइडेड, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू -80 -16 -12 मॉडुलस डिवाइडेड बाय 12। सो 80 एंड 16 96, 96 और ये 12 है ना, 96 एंड 12 इज 108, माइनस का 108 तो प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, 1 के 12 से करेंगे 9 यूनिट्स। चेक करो आंसर। हाँ बताओ। हम्म हम्म हम्म। बेटा कुछ और मिस्टेक करी होगी, क्योंकि साइन चेंज तो करता ही होता है डिटर्मिनेंट निकाल। देखो क्या होता है, जब अपन डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे ना, तब ये सिखाया गया था कि ये गया यहाँ पे तो हो जाता है ना। फिर जब अपन ये वाला पार्ट करते हैं ना, ठीक है, तो या तो आप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर रहे हैं, लाइक ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तब तो आपको साइन चेंज करना है। लेकिन कई कई बुक्स में क्या कह रखा होता है कि आप साइन वाइन चेंज करने का पंगे मत डालो, आप दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस इंटू दिस कर रहे थे ना, उसकी जगह आप उल्टा करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो अगर मैं प्रोसेस ही उल्टा फॉलो कर दूंगा तो ऑटोमेटिक साइन चेंज पहले ही हो गया भाई, जो मेरे को ए में से बी घटाना था मैं बी में से ए घटा रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने साइन चेंज कर दिया। तो जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बताया, या जिस भी बुक में आपने देखा है, जिसने भी कहा कि यहाँ साइन नहीं करना, या फिर हो सकता है आपने भी कैलकुलेशन में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस किया हो, तो वो साइन चेंज आपने ऑलरेडी कर दिया, फिर दोबारा नहीं करना, दोबारा कर दोगे तो फिर वो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तब तो आपको साइन चेंज करना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट लाइक दिस, है ना। ऐसे जा रहे हो, लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट पे जा रहे हो, तब तो आपको साइन चेंज करना है। लेकिन इन केस अगर आपने राइट टू लेफ्ट आ गए लाइक दिस, तो साइन चेंज आपने ही कर दिया, ऑलरेडी आपने ही कर दिया। इस वाले पेयर से इस वाले पेयर को मल्टीप्लाई माइनस करने की बजाय आपने इस वाले पेयर से इस वाले पेयर को माइनस कर दिया। ठीक है ना, समझ गए। बाकी ऐसा नहीं है कि साइन चेंज नहीं होगा, दोनों में से एक चीज तो अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर साइन चेंज नहीं करना तो राइट टू लेफ्ट चलो, और साइन चेंज करना है तो लेफ्ट टू राइट चलो। ठीक है, एनी डाउट्स? एंड मोर ओवर, आप साइन चेंज करने से ही हमारे आंसर्स मैच हो रहे हैं ना सर, ये भी तो देखो। हाँ, आंसर मैच हो रहा है, तो फिर उन्होंने, उनकी गलती जिन्होंने भी काटा है, अब बस वो
छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, वी आर अप्लाइंग फॉर बोर्ड, छोटी मोटी चीजें ये होती रहती है, हर बार होता है ये छोटी मोटी चीजें, क्लैशेस। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line through this and this crosses the yz plane। अब क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12 तीनों के तीनों ही सेम पैटर्न के हैं, तो एक बार तीनों को रीड करते हैं, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, where the line through this and this, where line through this and this, where the line through this and this, crosses yz plane, crosses zx plane, crosses a specified plane। ठीक है, एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जिस पॉइंट से एक लाइन जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, वो लाइन जब वाई जेड प्लेन से भी पास होगी तो किस पॉइंट पे टकराएगी, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, कहने का मतलब ये। ठीक है, एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है वो वाईजेड प्लेन से भी गुजर रही है, तो वाईजेड प्लेन से वो किस पॉइंट से गुजरी, जिस पॉइंट से वो गुजरी उस वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, यानी जिस पॉइंट पे उसने आर पार हुई वो वाईजेड प्लेन के, फिर जेड एक्स प्लेन के, और फिर इस प्लेन के। तो वाई जेड प्लेन जेड एक्स प्लेन तो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन्स है, तीन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, और ये कोई सा भी इनफाइनाइट प्लेन्स में से एक प्लेन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी अपन लाइन की बात करेंगे तो ये दो पॉइंट्स अगर गिवन हैं तो हम दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन बनाएंगे टू पॉइंट फॉर्म में, तीनों इक्वेशन में ये काम होगा। और उसके बाद फिर वाई जेड प्लेन में क्रॉस कर रही है जेड एक्स प्लेन में और इसमें कर रही है, तो क्या 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 डिफरेंस होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का मैं फिगर रेडी करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्स वाई जेड प्लेन बना दिया हमने। ओके, बोलो ये एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो वाई जेड प्लेन से पास करवानी है, तो वाई जेड प्लेन ये होगा, एक दीवार होगी वाई जेड प्लेन जिसमें भी जेड एक्स शामिल है, वो दीवार होगी, है ना। तो वाई जेड प्लेन भी दीवार होगी और एक्स जेड प्लेन भी दीवार होगी, एक्स वाई प्लेन फ्लोर होगा। सो लेट्स से कि ये है हमारा वाई जेड प्लेन। लेट्स से दिस इज अवर वाई जेड प्लेन। ओके, अब एक लाइन है जो इससे आर पार जा रही है, इस प्लेन से आर पार जा रही है, तो इस प्लेन से आर पार कुछ ऐसे जा रही होगी कि यहां से गई और फिर पीछे से निकली। ठीक है, यहाँ से गई और यहाँ से निकली, ये लाइन हो गई हमारी। ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट पे टकराई, आर पार होने वाला पॉइंट ये है, इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। लेट्स से ये पी पे टकराई, तो पी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये सवाल है आपका। और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि ये लाइन जो है ये दो और पॉइंट से पास हो रही है, 516 341, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। वो इस वाईजेड प्लेन से टकरा रही है तो कुछ पार्ट उसका वाईजेड प्लेन के इधर होगा, कुछ पार्ट उसका वाईजेड प्लेन के उधर होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स इधर भी लाया कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स उधर भी लाया कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला पॉइंट इधर हो और वो वाला पॉइंट इधर हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो वाला पॉइंट इधर हो और ये वाला पॉइंट इधर हो, कहीं पर भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। तो हम इस कैसे कहीं पर भी इसको मार्क कर देते हैं जहां पे मुझे सहूलत दिखाई दे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको यहाँ मार्क कर देता हूँ। ए तो यहाँ है 516, और बी यहाँ है, क्या है, 341। समझ आया भाई? एक्चुअल ऑक्टेंट के हिसाब से मत सोचना कि सर दोनों फर्स्ट ऑक्टेंट में 516, तीनों पॉजिटिव तीनों फर्स्ट ऑक्टेंट, तो ये होता है, इस तरीके से एक्चुअली मत सोचने लग जाना। क्योंकि जब अपन 2D प्लेन में बनाते थे तो अपन जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो 1,5 अंदाजे से लगाते थे ना। ठीक है ना। पर यह है कि हाँ 2D प्लेन में अपन क्वाड्रेंट एटलीस्ट कम से कम सही लगाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 3D में ऑक्टेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, फिर वो फिगर बना काफी कॉम्प्लिकेटेड बनता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आंसर तो वही है ना, तो कहीं भी मार्क कर दिया, कुल मिला के दो पॉइंट से पास कर रही है और वाईजेड प्लेन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो इस ये जो ब्लू लाइन जो है इस वाईजेड प्लेन को जहाँ क्रॉस करेगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो लेट्स से जिस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, हाल फिलहाल के लिए वो पॉइंट हम x1 y1 z1 मान लेते हैं। ओके, मान लिया, मान लिया। अब मुझे पता है वाईजेड प्लेन से टकरा रही है, तो वाईजेड प्लेन से टकरा रही है तो क्या, यस, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। ठीक है, अगर वाईजेड प्लेन से टकरा रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो मैं x1 y1 z1 मान रहा था, अब मुझे क्या मानने पड़ेंगे, 0 y1 z1। तो तीन सवाल थे, x1 निकालो, y1 निकालो, z1 निकालो, एक तो अपने आप सॉल्व हल हो गया। अब दो सवाल ही बचे हैं कि y1 निकालो और z1 निकालो। यहां तक क्लियर है? चलो स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। हेयर
द लाइन एल, लाइन को हम एल मार्क कर देते हैं, लाइन के बगल में मार्क कर देना, दिस इज लाइन एल। हियर द लाइन एल is given passing through the points A and B, passing through the points A and B। अच्छा, दो पॉइंट्स का जब भी इंटरसेक्शन पूछा जाए, मतलब दो चीजों का इंटरसेक्शन पूछा जाए, तो लाइन टू लाइन इंटरसेक्शन हो सकता है, लाइन टू प्लेन हो सकता है ना। तो ये इंटरसेक्शन जब भी पूछे तो आप कार्टेशियन इक्वेशन ही बनाना और सॉल्यूशन भी कार्टेशियन फॉर्म में ही करना, वेक्टर फॉर्म में मत घुसना, ठीक है। यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में हम इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो लाइन एल इज गिवन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए 5 1 6 and B 3 4 1, दिस इज गिवन। अब इसके इक्वेशन बना दे। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन L is given by, बोलो अनुष्का, इक्वेशन ऑफ लाइन L जब दो पॉइंट्स गिवन हो कैसे बनाते हैं? हाँ, कार्टेशियन वाली बताओ। x2 माइनस x1 न्यूमरेटर में, x माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है, इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस, खत्म हो गई क्या? इक्वल्स टू क्या? इक्वल्स टू 0 लेमडा। देखो एक आपको शुरुआत से कह रहा हूँ कि जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम इक्वल टू लेमडा लिखना नहीं छोड़ेंगे। तो हम लिख तो रहे थे, लेकिन आपने फील किया होगा कि सर इसका कहीं प्रयोग तो आया नहीं, आप हर जगह लिख पा रहे थे। इस जगह प्रयोग आएगा इस क्वेश्चन में। वो होता है ना, एक कहानी होती है ना कि एक बच्चा जबरदस्ती चिल्लाता है शेर आया शेर आया शेर आया, तो गांव वाले सोचते हैं कि शेर कभी आता तो है नहीं, जिस दिन असली में आता है उस दिन गांव वाले विश्वास नहीं करते। तो वही हालत है, वो बच्चा मैं हूँ। इतने दिन से कह रहा था लैम्डा लिखो लैम्डा लिखो लैम्डा, आपको लग रहा था कुछ होता तो है नहीं। आज नहीं लिख दिया अगर आपने, तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होना आपसे, यहाँ पे लैम्डा सॉल्व होके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, ठीक है। सो इसमें अपन अभी के हिसाब से पुट करते हैं वैल्यूज जो हमारे पास हैं, दैट इज एक्स माइनस x1 y1 z1 5 1 6 ले लेते हैं, तो x माइनस 5 y माइनस 1 z माइनस 6, फिर x2 माइनस x1 कर देते हैं, यानी देखिए 3 माइनस 5, देन इधर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, देन इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 इक्वल टू लैम्डा। और फर्दर सॉल्व किया तो इट्स लाइक x माइनस 5 बाय माइनस 2, y माइनस 1 बाय 3 एंड z माइनस 6 बाय माइनस 5 इक्वल टू लैम्डा। यहाँ तो कोई डाउट? ये बन गई जितनी बननी थी इक्वेशन, इससे ज्यादा तो हम सॉल्व ही नहीं करते। अगर इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन होता तो यही फाइनल आंसर होता हमारा। अब ये जो लाइन है ये वाली उसको टकरा रही है वाई जेड प्लेन को, किस पॉइंट पे? पी पे। भाई ए पॉइंट और बी पॉइंट को भूल जाओ, अब सवाल है पी पॉइंट निकालने का सवाल है ना, इससे तो इक्वेशन बन गई। तो इससे इन दोनों पॉइंट ने बस केवल और केवल ये मदद की है, इन दोनों पॉइंट ने मिलकर, कि इस लाइन की इक्वेशन दे दी हमें। अब इन दोनों पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। अब लाइन की इक्वेशन मिल गई। ये लाइन किससे टकरा रही है? वाई जेड प्लेन से। किस पॉइंट पे? 0 y1 z1 पे। तो जो पॉइंट पी है जहां पे वो टकरा रही है वो वाई जेड प्लेन पर है, वो लाइन एल पर भी तो है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो दोनों पे होगा ना। जो पी पॉइंट है वो वाई जेड प्लेन पर है, वो पी पॉइंट लाइन एल पर भी लाई कर रहा होगा। जहां से टकराएगी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा लाइन एल पे भी फॉल होगा और प्लेन पर भी फॉल होगा। प्लेन पर फॉल होगा उससे तो आपने कोऑर्डिनेट्स बना दिए, लाइन पर फॉल होगा इसीलिए ये कोऑर्डिनेट्स इसमें डाल दो। भाई प्लेन पर फॉल होगा इस इंफॉर्मेशन से तो आपने कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, जिस भी टाइप का कोऑर्डिनेट्स बने। अब लाइन पे भी फॉल होगा तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लाइन की इक्वेशन में पुटअप कर दो, वहां से लेमडा सॉल्व होगा। एक बार लेमडा सॉल्व होगा तो y1 और z1 भी सॉल्व होगा। देखें कैसे? क्या क्या क्या? नहीं नहीं, लेमडा तो रेशियो है बेटा, इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो इनका रेशियो सेम है। तो अगर मैं अभी x की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा तो लेमडा सॉल्व हो जाएगा। फिर लेमडा सॉल्व होके जो लेमडा रेशियो मिलेगा वो रेशियो इस पे और इस पे भी काम करेगा, तो वहां से y और z की वैल्यू आ जाएगी। अभी y1 z1 रखेंगे ना तो y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो।
तो क्या करेंगे आप अपन ये पॉइंट इसमें पुट अप करेंगे, ठीक है। तो आगे मैं इस तरीके से कंटिन्यू करता हूँ उसको। नाउ नाउ लाइन एल intersects intersects the yz plane, intersects the yz plane at the point P, at the point P। या लेट, ये गिवन तो नहीं था, ये मैंने माना है ना, तो लेट लगा दो, लेट लाइन एल इंटरसेक्ट्स द yz प्लेन एट द पॉइंट P, ऐसे मान लिया मैंने। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P जो है वो yz प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, क्योंकि वाईजेड प्लेन पे लाई कर रहा है, या ये भी हम मान रहे हैं। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स, इसमें भी लेट लगाओ। सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बी, क्योंकि गिवन थोड़ी ना, आर तो तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में गिवन हो। हम मान रहे हैं कि वाईजेड प्लेन पे लाई कर रहा है, तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, y1, z1, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब ये पॉइंट लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नाउ नाउ point L or point P also lies on line L, also lies on line L. So it must satisfy the equation of line L. So putting x comma y comma z इक्वल टू क्या है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 0, y1, z1 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन L, इन द इक्वेशन ऑफ लाइन L वी गेट। तो उसकी इक्वेशन में एक्स वाई जेड की जगह 0, y1, z1 पुटअप कर देते हैं, कर दें। ये रही इसकी इक्वेशन, एक्स की जगह 0, 0 - 5 - 2, वाई की जगह y1 - 1 / 3, और z की जगह z1 - 6 / -5 इक्वल टू लेमडा। अब आप देखो ये फ्रैक्शन तो सॉल्व हो गया, यहाँ से इस लेमडा की वैल्यू आ गई, और जब लेमडा की वैल्यू आ गई तो इस फ्रैक्शन को उस लेमडा की वैल्यू से इक्वेट किया तो y1, और इस फ्रैक्शन को उस लेमडा से इक्वेट किया तो z1 आ जाएगा, समझ गए। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करते हैं। 0 - 5 / -2 क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 इक्वल टू, बाकी को इक्वल लिख दो, y1 - 1/3 इक्वल टू z1 - 6/5 इक्वल टू लेमडा। तो पहले पार्ट को पहले पार्ट से इक्वेट कर दो, है ना, या फिर अलग अलग करो, कैसे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भाई, ये वाले पार्ट भी लैम्डा के इक्वल है, ये वाला पार्ट भी लैम्डा के इक्वल है, ये वाला पार्ट भी लैम्डा के इक्वल है, तीनों पार्ट लैम्डा के इक्वल है, बताओ। तो इम्प्लाइज, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इम्प्लाइज 5/2 आप भी लैम्डा के इक्वल हो, ठीक है। एंड दूसरा पार्ट क्या था, y1 - 1/3, y1 - 1/3 आप भी लैम्डा के इक्वल हो। एंड तीसरा पार्ट क्या था, z1 - 6 पक्का आप भी लैम्डा के इक्वल हो, ओके। तो आप इस वाले पार्ट से तो लैम्डा की वैल्यू क्लियर कट पता है हमको, है ना, तो ये लैम्डा की वैल्यू हम 5/2 इधर और इधर पुट अप कर देते हैं, ठीक है। सो पुटिंग इसको इक्वेशन मान लो, इसको और इसको मान लो जहाँ पुटअप करनी है, ये तो लैम्डा की वैल्यू ही है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या इसको 1 मान लो, चलो इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, तो क्या लिखेंगे नाउ पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 5/2 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इधर से उठा के मसाला इसमें और इसमें डालना है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 एंड 3 में डालना है, ठीक है। वी गेट सो इक्वेशन 2 बिकम्स, कैसे दिखाई देगी इक्वेशन 2, y1 - 1/3 और लैम्डा की वैल्यू 5/2, ठीक है ना। लगे हाथ आ जाओ, इक्वेशन 3 बिकम्स, वो कैसे दिखाई देगी, z1 - 6/-5 इक्वल टू 5/2। इसको करें सॉल्व, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, या 6 से मल्टीप्लाई करा दो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कराओ तो 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा, या वही बात हो रही है तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2y1 - 2 इक्वल टू 15 इम्प्लाइज
2y1 इक्वल टू 15 + 2 17 इम्प्लाइज y1 बराबर 17/2। इधर आओ, 2z1 -12 बराबर माइनस का 25 इम्प्लाइज 2z1 -25 + 12 माइनस का 13 इम्प्लाइज z1 इक्वल टू -13/2। सो रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स निकल गया, एक तो कॉमन सेंस से निकल गया था और एक हमने। सो द coordinates of the point of intersection PR of the point of, मैच करो, आंसर मैच हुआ, सेक्शन PR हमने क्या माने थे, 0 y1 0 y1 z1, और वो क्या निकले, 0 y1 क्या निकला, 17/2 एंड -13/2। दिस द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया, इंपॉर्टेंट मार्क करो। अब दूसरे क्वेश्चन में मैं डेटा चेंज करूंगा बस, ठीक है। क्या? अलोंग कैसे होगा, या तो पैरेलल होगा, या तो पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो फिर आपको, अगर वाईजेड प्लेन के पैरेलल है तो वाईजेड प्लेन की भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। वाईजेड प्लेन की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब लाइन टू प्लेन कल बताया था ना, लाइन टू प्लेन अगर पैरेलल है तो परपेंडिकुलर वाले लॉजिक लगेंगे। लाइन से उसका डायरेक्शन निकालेंगे बी वेक्टर से, प्लेन से उसका डायरेक्शन निकालेंगे एन वेक्टर से, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पैरेलल है तो उनके डॉट प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, मतलब उनके डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। दोनों लाइंस लाइंस और प्लेन अगर पैरेलल हैं तो लाइन की डायरेक्शन और प्लेन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन यूं होती है, लाइन की डायरेक्शन यूं होती है, तो परपेंडिकुलर के हिसाब से इसका बी वेक्टर इसका एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट। अच्छा, इसका अगले वाले क्वेश्चन में मैं डेटा चेंज करूंगा, बस क्या है, वही 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, पॉइंट्स भी सेम है ये लो, तो बहुत ही कम काम करना पड़ेगा। जेड एक्स प्लेन, अब जेड एक्स प्लेन वैसे तो ये वाला प्लेन है बेटा, दिस वन, तो मैं नहीं कर रहा हूँ चेंज, ऐसे मान लो हाल फिलहाल जेड एक्स प्लेन यही है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, अपने को डेटा चेंज, अब जब आप जब नोट्स में करो तो आप फिगर चेंज करना, आप जेड एक्स प्लेन यू बनाना, ओके। अब की बार ये पॉइंट्स इधर ले लेना और इधर से क्रॉस करवा देना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो, तो अभी मैं डेटा चेंज करके इसका आंसर बता देता हूँ आपको। यहाँ तक तो सेम रहेगा, इक्वेशन बनाने तक का तो नहीं, यहाँ तक क्यों सेम रहेगा, हाँ यहाँ तक तो सेम रहेगा, पर यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है, ये जो आपने पॉइंट्स माने थे 0 y1 z1, वो अब क्या है, जेड एक्स प्लेन है, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो क्या पॉइंट पी मानना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मानना पड़ेगा, x1 0 और z1, ठीक है। तो इधर पुटअप करूंगा मैं, तो इधर 0 की जगह तो x1 और y1 की जगह 0, सही है। x1 की जगह 0 नहीं, इस इधर तो x1 ही आएगा और उधर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट दोनों सेम चेंज होंगे, x1 - 5/2 सॉरी, और इधर -1/3, ठीक है। अब इक्वेट करेंगे अलग अलग, तो x1 - 5/-2 होगा एक बार तो लेमडा के बराबर, x1 -5 डिवाइडेड बाय -2 लेमडा के इक्वल, और दूसरी इक्वेशन से क्या होगा, 1/3 या -1/3, -1/3 लेमडा की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से -1/3। तो अब क्या करूंगा, पुटिंग लेमडा इक्वल टू -1/3 फ्रॉम, अब इक्वेशन सेकंड से उठाना है मसाला और 1 और 3 में डालना है। तो इक्वेशन 1 और 3 कैसे रिएक्ट करेंगे वो चेक करना है आपको, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कैसे रिएक्ट करेगी वो देख लेते हैं पहले। लेट्स सी इक्वेशन 1 कैसे रिएक्ट करेगी। इक्वेशन 1 हो जाएगी x1 -5/-2 इक्वल टू लेमडा, क्या उठाया आपने मसाला, -1/3, करो मल्टीप्लाई, 3x1 -15 इक्वल टू +2, सो 3x1 इक्वल टू 17, x1 आएगा यहाँ से 17/3, ठीक है। इधर इक्वेशन 3 में ये तो सेम है, लेमडा की वैल्यू चेंज कर देते हैं बस, लेमडा की वैल्यू क्या लगानी है, -1/3, तो आगे कैलकुलेशन कर देते हैं फिर। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, वही सेम, 3g1 -18
इक्वल टू 5. So it's like 3z1 equal to 23, z1 equal to 23/3. देखो आंसर, तो हमने पॉइंट्स माने थे इस बार x1 कॉमा 0, x1 कॉमा 0 कॉमा z1. तो x1 क्या निकाला हमने 17/3 कॉमा 0, और z1 क्या निकाला 23/3. मैच करो आंसर. हो गया. और ये एक्स वाई प्लेन आ जाए तो z कोऑर्डिनेट 0 मान लेना. डन. अब जो अगला क्वेश्चन है वो कैसे डिफरेंट है. अब पहली बात तो पॉइंट्स भी डिफरेंट है ना, लेकिन प्लेन जो है कोई कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं दे रखा. कोऑर्डिनेट प्लेन तीन होते हैं, एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और एक्स ओ जेड. अभी तक तो दो कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखे थे. अब तो कोई स्पेसिफाइड प्लेन है इस स्पेस के अंदर. तो क्या करेंगे, वही इक्वेशन ऑफ लाइन तो बनाएंगे. और इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएंगे, वही पॉइंट प्लेन से पास करेगा तो प्लेन पे पॉइंट. अब जैसे अपन जीरो, एक कोऑर्डिनेट जीरो मान पा रहे थे ना, ऊपर में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो मान पा रहे थे, इसमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो मान पा रहे थे, लेकिन इस बार तो कोई भी कोऑर्डिनेट जीरो नहीं मान पाएंगे. तीनों कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही अज्यूम करने पड़ेंगे, x1 y1 z1 ऐसे अज्यूम करने पड़ेंगे. फिर जैसे आपने तीनों कोऑर्डिनेट ऐसे अज्यूम किए, तो वो पॉइंट P प्लेन पे भी लाई कर रहा है, वो पॉइंट P लाइन पे भी लाई कर रहा है. प्लेन की इक्वेशन गिवन है, लाइन की तुमने बना दी. एक बार इधर डालो, एक बार उधर डालो. समझ गए. एक बार इधर डालो, एक बार इधर डालो. एक बार लाइन प्लेन की इक्वेशन में डालो उस पॉइंट को, और एक बार लाइन की इक्वेशन में डालो. दोनों इक्वेशन आप बनाओगे एक बार, बना के फिर आपको ये काम करना पड़ेगा. ठीक है, समझ आया. चलो करते हैं. ठीक है, तो जब आपको कोऑर्डिनेट प्लेन दे ही नहीं रखा, तो आपको एक्स वाई जेड एक्सेस भी बनाने की जरूरत नहीं है. आप वहीं कोई भी प्लेन बना दो और उससे पास थ्रू करा दो लाइन को. क्योंकि इस ये प्लेन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस से कैसे पास थ्रू हो रहा होगा, इतना इमेजिनेशन तो कर नहीं सकते अपन यहाँ बैठ के. तो लेट्स से मेरा प्लेन है ये, अंदाजे से ही बना देता हूँ. लेट्स से दिस इज माय प्लेन. ओके. और इस प्लेन से लाइन को पास थ्रू करवा दो जैसे पहले करवा रहे थे, लाइक दिस. डन. ठीक है. दो पॉइंट्स मार्क कर दो कहीं पर भी, ये दो पॉइंट से पास थ्रू कर रही है. ये मार्क कर देते हैं अब की बार, ए एंड बी. बोलो ए क्या है, 3 4 3 - 4 - 5, 3 - 4 - 5. बी क्या है, 2 - 3 + 1. लाइन का नाम रख देते हैं एल. और वही इंटरसेक्शनिंग पॉइंट पी. और अब की बार तो पी का कोई कोई आसार ही नहीं दिख रहा, तो x1 y1 z1 ही मानना पड़ेगा. हाँ, प्लेन पाई की इक्वेशन जरूर गिवन है, वो मार्क कर देता हूँ. प्लेन पाई की इक्वेशन इज गिवन एज, ये प्लेन पाई है, इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + y + z = 7. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई गिवन. ओके. स्टार्ट करें. पहले तो वही इक्वेशन बनानी है, पहला काम तो वही है. तो इक्वेशन बनाने तक का काम के स्टेप्स आप लिख देंगे. मैं शॉर्ट में बना दूं इक्वेशन. बोलो कैसे बनाते थे लाइन एल की इक्वेशन. स्टेप्स वही लिखने हैं आपको, पिछले दो क्वेश्चन के कॉपी पेस्ट. लाइन एल की इक्वेशन हम बनाते थे x - x1/x2 -x1 y - y1 / y2 -y1 z - z1 z2 -z1 = लैम्डा. ठीक है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालने वाले क्वेश्चन में लैम्डा का बहुत बड़ा हाथ है. ठीक है, तो आपको तो हर क्वेश्चन में मार्क करना है वैसे, जैसे वो काम आए या ना आए. जैसे पिछले क्वेश्चन में काम आया, तो x - x1 करो, x1 y1 z1 ए के कोऑर्डिनेट्स, तो x - 3 y +4 और z +5. नीचे में आओ, क्या क्या आएगा, तो 2 - 3, then it will be like -3 + 4, then it will be like 1 + 5 = lambda. Further, x - 3/-1, y +4/4 - 3 +1, z +5/6 = lambda. तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल तो रेडी है. रेडी. नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन तो पहले ही रेडी थी, घर से रेडी होके आई थी वो तो. ठीक है. अब पॉइंट पी है जो इसमें भी ला करता है, इसमें भी ला करता है. एक बार इधर डालो, एक बार इधर डालो, देखते हैं क्या होता है. ओके. सो वो एक पॉइंट्स डालेंगे हम. तो पहले किस में डालें बताओ. पहले इसमें डाल देते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं.
मतलब x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, फिर उसको उसमें डाल देंगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू सोल्व हो जाएगी, फिर उस लैम्डा की वैल्यू को वापस इसमें डाल देंगे तो x1 y1 z1 सोल्व हो जाएगा। ठीक है कैसे? नाउ नाउ वही लाइन L intersects, let line L intersects the plane pi, the plane pi at the point P, at the point P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 y1 z1। ठीक है, सो पॉइंट P lies on the line, so point P lies on the line L, on the line L, so it must satisfy the equation of line L। ठीक है, सो पुटिंग एक्स वाई जेड इक्वल टू x1 y1 z1, एक्स वाई जेड इक्वल टू x1 y1 z1 in the equation of line L, in the equation of line L we get। समझ आया? पहले लाइन का काम कर लेते हैं ना, लाइन की इक्वेशन में पुटअप करें इसको। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या थी? ये बनी बनाई जो थी, तो x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह, तो x1 - 3/-1, आगे बोलो y1 + 4/1, आगे बोलो z1 + 5/6 इक्वल टू लैम्डा। तो यहां से पहले को लैम्डा से इक्वेट करो, दूसरे को लैम्डा से इक्वेट करो और तीसरे को लैम्डा से इक्वेट करो और x1 y1 z1 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। निकाल सकते हैं? देखो -1 उधर जाएगा तो माइनस लैम्डा और -3 हो जाएगा तो +3, सो इट इज लाइक 3 - लैम्डा। बोलो y1 बोलो लैम्डा की फॉर्म में, लैम्डा बन जा लैम्डा, और 4 माइनस हो जाएगा तो लैम्डा -4। z1 बोलो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 6 लैम्डा और 5 हो जाएगा -5, 6 लैम्डा -5। डन। अब ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है और ये z1 की वैल्यू है। अब x1 y1 z1 उसको भी सेटिस्फाई करेगा और उसकी वैल्यू लैम्डे की फॉर्म में है, तो लैम्डे वाली फॉर्म की वाली वैल्यू उधर डाल देंगे तो लैम्डा सोल्व हो जाएगा, लैम्डा सोल्व हो जाएगा वापस इधर डाल देंगे तो x1 y1 z1 सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आप। नाउ पॉइंट P ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, इसको मार्क कर लेना इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। पॉइंट P ऑल्सो lies on the plane pi, on the plane pi, फिर वही लाइन लिखेंगे, so it must satisfy the equation of plane pi, so putting वही x, y, z equal to x1, y1, z1 in the equation of plane, उधर in the equation of line लिखा था, इधर क्या लिख देंगे? plane pi we get। so equation of plane pi क्या है हमारे पास? अच्छा ये तो हमने कहीं मेंशन ही नहीं किया, इसको कहीं ऊपर मेंशन कर देना, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई इज गिवन एज, इधर मार्क किया लेकिन इधर कहीं लिखा नहीं है, तो शुरू में कहीं इंट्रोडक्टरी लाइन में लिख देना है ना। तो इसकी इक्वेशन में पुटअप करते हैं अपन, 2x1 हो जाएगा, फिर y1 हो जाएगा, फिर z1 हो जाएगा इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 में x1 y1 z1 की वैल्यू पुटअप कर दूंगा। सो x1 की वैल्यू क्या है? 3 - लैम्डा, y1 की वैल्यू क्या है? लैम्डा -4 और z1 की वैल्यू क्या है? 6 लैम्डा -5 इक्वल टू 7। सामने मेंशन कर देना फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ये वैल्यूज हमने पुटअप करी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। डन। चलो जी, इम्प्लाइज करो मल्टीप्लाई, 2 3 6 -2 लैम्डा प्लस लैम्डा -4 प्लस 6 लैम्डा -5 बराबर 7। कितने लैम्डे हो गए? 6 और 1 7 में से 2 गए, 4 लैम्डा बचे। कांस्टेंट देखो, 6 - 4 2, 2 - 5 -3, जो कि उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 4 लैम्डा बराबर 10, तो लैम्डा बराबर 10/4 विच गिव्स मी 5/2। ओके, ये लैम्डा आ गया, इस लैम्डा को अगेन इक्वेशन 1 2 3 में डाल दें तो हो जाएगा इक्वेशन x1 y1 और z1 का सफाया। इधर कर देते हैं, तो एक लाइन लिखना है, इस तरह स्पेस नहीं है। अगेन पुटिंग लैम्डा बराबर, क्या डाल रहे हो? लैम्डा बराबर 5/2 इन इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2
and equation 3 we get so इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या था, x1 बराबर इक्वेशन 1 के हिसाब से, इक्वेशन 2 के हिसाब से एंड इक्वेशन 3 के हिसाब से क्या कुछ था देखते हैं। इक्वेशन 1 के हिसाब से क्या था, x1 इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या है 5/2। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1, तो 1/2 आ गई x1 की वैल्यू। इक्वेशन 2 के हिसाब से y1 की वैल्यू क्या थी, λ-4। तो लैम्डा क्या लगाया आपने, 5/2 इधर लगा देते हैं, 5/2 - 4, तो 2 4 जा 8, 5 - 8 -3/2। और इक्वेशन इसके हिसाब से z1 की वैल्यू क्या थी, 6 इंटू लैम्डा, लैम्डा क्या है वही 5/2 -5, 2 से 3 बार कट गया, 3 5 जा 15 -5 यानी कि 10। ठीक है, हैंस द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ अलग आ रहा है, देखो फिर क्या गलती है, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, तीनों ही लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज पॉइंट P आर, हमने माने थे x1 y1 z1, क्या आ रहे हैं वो भी देखते हैं। बताओ क्या आ रहा है, x1 कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, हाँ पूरा कोऑर्डिनेट बताओ। 1 - 2 तीनों ही मिसमैच है, और क्वेश्चन का आंसर का सही चेक कर रहे हो, 3 - 4 - 5, 2 - 3 +1 और 2x + y + z बराबर 7। ठीक है, तो डेटा तो सही है, x - 3 y + 4 z + 5, 3 + 4 + 5 और 2 - 3 +1, 2 - 3 - 1 +1 और 6। ठीक है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू y इंटू, अच्छा लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे प्लस करने में गलती कर दी क्या, देखो 6 और -2 4, 4 + 5 आ गया ना, 5 लैम्डा ही तो आ रहा है। ठीक है, बाकी कुछ मिस्टेक नहीं लग रही है। 5 लैम्डा, 5 लैम्डा यानी कि लैम्डा की वैल्यू 2 पुटअप करो, लैम्डा की वैल्यू हमने क्या पुटअप करी थी, 5/2 पुटअप करी थी है ना, 3 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमने 5/2 पुटअप करी थी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों जगह करेक्ट कर देते हैं। बोलो लैम्डा क्या आ रहा है 2, 3 - 2 1, यहाँ पे लैम्डा क्या आ रहा है 2, तो 2 - 4 -2, -2 आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट, और लैम्डा की वैल्यू -2, और लैम्डा की वैल्यू हमने क्या पुटअप करी थी यहाँ पे 6 × 2 करना है, 6 2 जा 12, 12 - 5 7, अभी सीखे 1 - 2 और +7, 1 - 2 +, ठीक है समझ आया, सेक्शन निकालना होता है। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये पैटर्न यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस पे चले। 13th की अभी 13th करना है, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताइए जो कि इस पॉइंट से पास थ्रू होता हो और इन दोनों प्लेन के वो परपेंडिकुलर होता है, इस प्लेन से भी परपेंडिकुलर होता है, इस प्लेन से भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए हमको नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में कनेक्शन देखना पड़ेगा। तो दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर हैं, और प्लेन टू प्लेन चल रहे हैं, तो प्लेन टू प्लेन चल रहे हैं तो सेम सेम जब चीज में जब चलते हैं तो डायरेक्शन पैरेलल, तो प्रोपोर्शनल, डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। तो एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, दूसरे प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तीसरे प्लेन की थोड़ी बहुत बना लेते हैं क्योंकि एक पॉइंट तो गिवन है, पूरी तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसका नॉर्मल वेक्टर नहीं पता मुझे, लेकिन थोड़ी बहुत हम बना सकते हैं। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो सब कुछ कार्टेशियन फॉर्म में चलाएं या नॉर्मल वेक्टर निकालें, निकालें वेक्टर फॉर्म में चलें, वो इजी रहता है।
ठीक है, एज यू विश। तो फिर इसको इस वाली इक्वेशन में से अपने को इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, दोनों का नॉर्मल वेक्टर्स निकाल लेते हैं और उसकी इक्वेशन भी फिर हम नॉर्मल वेक्टर में ही बनाते हैं। ओके, चलो आ जाओ। तो पहले जो इक्वेशन, जो प्लेन हमको चाहिए उसको ले लेते हैं पाई, पाई वन, और जो प्लेन गिवन है वो पाई टू एंड पाई थ्री। हेयर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ये तो रिक्वायर्ड प्लेन है राइट, रिक्वायर्ड प्लेन पाई वन passing through the point, passing through the point, point A, ये हो जाएगा A, passing through the point A is given by। तो वेक्टर इक्वेशन बनाए हम, पासिंग थ्रू ए पॉइंट की वेक्टर इक्वेशन कैसे बनती थी याद है? एक पॉइंट से पास थ्रू होता है कोई प्लेन, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और वो भी वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाते हैं? हम्म 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 n माइनस ए। हम्म हम्म जिसमें एक पॉइंट गिवन होता है। हम्म हम्म इक्वल्स टू जीरो था, पर क्या इक्वल टू जीरो था? आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इक्वल टू जीरो, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि तीन प्लेन्स हैं तो इसको n1 ले लो, क्योंकि कुछ n2 n3 उसके भी मिलेगा अपने को, ठीक है। तो इसमें पुटअप करो, दैट इज वेक्टर आर माइनस ए, क्या है ए, ये रहा, माइनस वन आई कैप, माइनस आई कैप, ठीक है, प्लस थ्री जे कैप, प्लस टू के कैप, ठीक है। ये इस पूरे का क्या करना है आपको, डॉट प्रोडक्ट किससे, n1 वेक्टर से, इक्वल टू क्या आ रहा है वो, जीरो। फिर अब देखो बेटा, वेक्टर n1 को तो खोलना ही पड़ेगा A1 B1 C1 में, और n2 को गिवन होगा A2 B2 C2 उसका गिवन है। तो जब सारी चीज को A1 B1 C1 A2 B2 C2 में खोलना ही पड़ रहा है तो फिर वेक्टर फॉर्म में जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कार्टेशियन फॉर्म में ही चलो, उसी में ही सही रहेगा। ओके, तो फिर हम इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में ही लिखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म वाली इक्वेशन बताओ, एक प्लेन, एक पॉइंट से पास होने वाली, बोलो। A इंटू x1 x माइनस x1, ए इंटू x माइनस x1 प्लस इंटू y माइनस y1 प्लस सी इंटू z माइनस। वैसे प्लेन की इक्वेशंस और प्लेन की जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो कार्टेशियन इक्वेशन में ही ज़्यादा सही और ज़्यादा इजी लगेंगे बजाय कि वेक्टर फॉर्म में। लाइन में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा किस में भी चलें, लेकिन प्लेन में इसी में चलने की कोशिश करा, ठीक है। x माइनस x1, तो इसमें हमको ये x1 y1 z1 तो गिवन है ना, दैट इज दैट इज ए इंटू x माइनस x1 करूंगा तो प्लस वन हो जाएगा, प्लस बी इंटू y माइनस 3 हो जाएगा, प्लस सी इंटू z माइनस z1 यानी कि 2 हो जाएगा, z-2 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन आपको पता करनी थी सर, मैंने ये इक्वेशन है ना इतनी तो पता कर दी। कितनी? इतनी, इतनी तो मैंने पता कर दी। अब बस इसमें ए बी सी मिल जाए तो बाकी भी पता हो जाएगी, यही तो है। अगर एबीसी मिल जाए तो बाकी भी पता हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये एबीसी पता करने के लिए अगली दो प्लेन की इक्वेशंस भी हमको गिवन है। तो नाउ द इक्वेशंस ऑफ प्लेन पाई टू एंड पाई थ्री आर गिवन एस, आर गिवन एस। सो प्लेन पाई टू की इक्वेशन बताओ कैसे गिवन है, एंड प्लेन पाई थ्री की भी बताओ कैसे गिवन है। बोलो पाई टू की, एक्स प्लस प्लस, हम्म, और पाई थ्री की बोलो, हम्म हम्म
इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ से इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 3 1। ओके, और 3 प्लेन है मेरे पास। तो अब ये इससे परपेंडिकुलर है और ये इससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 प्लेन है हमारे पास, तो 1 2 3 में तो चलना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। सो लेट से इसके जो इक्वेशन हम मानेंगे प्लेन पाई 1 की, वो A1 B1 C1, A1 B1 C1। ओके, ठीक है। यहां से आ जाओ, इसकी जो इक्वेशन हम बनाएंगे, इसमें से A2 B2 C2 निकल के आएगा। A2 क्या आएगा, 1, B2 क्या आएगा बोलो, 2, और C2 क्या आ जाएगा, 3। इसकी इक्वेशन में क्या निकल के आएगा, A3 3, और B3 3, और C3 1। ठीक है, अब ये प्लेन इससे परपेंडिकुलर है, तो इसका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा आपका, 0। और ये प्लेन इससे भी परपेंडिकुलर है, तो इसका A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो वहां से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की दो इक्वेशंस बन जाएंगी, जिसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, हाँ बोलो। देखो, ये प्लेन, ये पाई 1 की इक्वेशन है, ये पाई 2 की इक्वेशन है, ये पाई 3 की इक्वेशन है। अब अपने को ये गिवन है कि कौन कौन किसके परपेंडिकुलर है, चेक करो। नाउ इट इज गिवन दैट ये वाला जो प्लेन है जिसकी इक्वेशन मैं बना रहा हूँ, जो आधी अधूरी बनी है, बस A1 B1 C1 चाहिए, तो बाकी भी बन जाएगी, या A1 B1 C1 सब कट जाए, या फिर इनकी वैल्यू मिल जाए, दोनों में से कुछ एक काम हो जाए, या तो ये कैंसिल आउट हो जाए, XYZ में इक्वेशन बच जाए, और या फिर इनकी वैल्यू दे दो, जैसे A1 की वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाए, B1 की वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाए, तो ये वैल्यू इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। और इन दोनों की इक्वेशन मुझे गिवन है, तो कौन किसके परपेंडिकुलर है, जो प्लेन में बना रहा हूं वो इन दोनों से परपेंडिकुलर, यानी पाई 1 पाई 3 से भी परपेंडिकुलर है, और पाई 2 से भी, और पाई 1 पाई 3 से भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो नाउ इट इज गिवन दैट प्लेन प्लेन पाई 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई 3, टेल मी, एंड प्लेन पाई 1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई 3, क्यों लिखा, 2 लिखो ना पहले तो, पाई 2, एंड प्लेन पाई 1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन पाई 3। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, पाई 1 पाई 2 से परपेंडिकुलर है, पाई 1 पाई 3 से परपेंडिकुलर है, तो क्या पाई 2 भी पाई 1 से परपेंडिकुलर होगा? होगा। और पैरेलल होता तो होता, पैरेलल होता तो होता, बाकी परपेंडिकुलर के केस में कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी। तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, इन दोनों में नहीं, सॉरी, इन दोनों की बात कर रहा था, पाई 2 और पाई 3 की। इन दोनों में कुछ रिलेशन स्टेब्लिश करने के बारे में मत सोचना, मतलब सोचना भी मत कि इनका क्या होगा, होगा जो होगा, हो भी सकता है परपेंडिकुलर हो सकता है ना हो सकता है कोई और एंगल हो। ठीक है, डन। तो इन दोनों के बारे में सोचना ही नहीं है। तो हमको तो दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक ये और एक ये। अब अगर पाई 1 पाई 2 से परपेंडिकुलर है तो क्या इक्वेशन बनेगी, और पाई 1 पाई 3 से परपेंडिकुलर तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो पाई 1 पाई 2 से परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। इधर A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 इक्वल टू 0। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब पुटअप करो वैल्यूज, वैल्यूज पुटअप करो। सो A1 की वैल्यू, तो A1 B1 C1 तो एज इट इज रहेगा, वो तो पता करना ही है। A1 किससे मल्टीप्लाई होगा, A2 से, A2 तो गिवन है 1। फिर आओ, B1 एज इट इज रहेगा, वो पता करना है, B2 की वैल्यू क्या गिवन है 2। C1 एज इट इज रहेगा, उसकी वैल्यू पता करनी है, और C2 क्या गिवन है 3, इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ आ जाओ, A1 तो ऑलरेडी पता है, A3 की वैल्यू 3, B1 ऑलरेडी एज इट इज रखना पड़ेगा 3, और C1 भी एज इट इज रखना पड़ेगा 1, इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 B1 C1 की एक इक्वेशन बनी, A1 बन जा A1 प्लस 2B1 प्लस 3C1 इक्वल टू 0। यहाँ से 3A1 प्लस 3B1 प्लस C1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बनी एक तो, और एक इक्वेशन ये बनी, यहाँ से इन दोनों से मेरे को
A1 B1 C1 की वैल्यू निकालनी है, इधर से भी और उधर से भी। आप कहोगे इम्पॉसिबल है सर, क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं A1 B1 C1, तो दो इक्वेशन से कैसे वैल्यू आएगी? जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन सीखा है, तीसरी एक इक्वेशन और दो, वो ऊपर रखी हुई है तीसरी, जो हमको बनानी है। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, इसमें से A1 B1 C1 की दो इक्वेशंस में से दोनों इक्वेशंस को किसी भी एक टर्म में लेके जाएं, या तो दोनों को A1 में ले जाएं, मतलब दोनों A1 की वैल्यू निकाल ले दोनों इक्वेशन से, या B1 की वैल्यू निकाल ले दोनों इक्वेशन से, या C1 की वैल्यू निकाल ले दोनों इक्वेशन से। तो कुछ भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, A1 की वैल्यू निकाल लें दोनों इक्वेशन से, तो यहाँ से A1 क्या आएगा और वहां से A1 क्या आएगा, ये पता कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उस A1 की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से हम पुटअप कर देंगे उस पर। इससे सॉल्व होगा क्या? इससे सॉल्व नहीं होगा। A1 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा B1 और C1 की फॉर्म में, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो B1 की वैल्यू भी आ जाएगी C1 की फॉर्म में। हाँ देखो कैसे करेंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। लेट्स से नहीं, इक्वेशन 1 अभी बनाते हैं, A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। बोलो A1 की वैल्यू निकालूं। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? -2B1 -3C1, इसको ले लो इक्वेशन 1, जिसमें A1 की वैल्यू निकाली है आपने इन टर्म्स ऑफ B1 एंड C1। ओके, ओके। अच्छा, इक्वेशन 1 तो उसी को लेंगे, तो इसको इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 2। डन। और यहां से निकालो A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, हाँ, -3B1 -C1 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस विल बी माय इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 का LHS सेम है, A1 सेम है, तो RHS भी सेम होगा, होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, बोलो इसका RHS क्या है? -2B1 -3C1। इसका RHS क्या है? -3B1 -C1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 3 × -2 -6B1 -9C1 = -3B1 -C1। -3B1 इधर आएगा तो -6B1, और -3B1 क्या हो जाएगा? -3B1 रह जाएगा। ओके, और ठीक है, तो वो उधर जाएगा तो 9C1 +9C1 -C1 +8C1। ओके, तो यहां से B1 की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ C1, क्या आई? 8C1/-3, या 8/-3C1, या -8/3C1, कुछ भी लिख दें, -8/3C1 ऐसे लिखो। ओके, तो B की वैल्यू C1 की फॉर्म में आ गई। अब A1 की वैल्यू भी C1 की फॉर्म में निकाल सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे से 2 में रख दो, चाहे से 3 में रख दो। 2 में रख दें, वो ज्यादा आसान लग रही है। ठीक है, सो पुटिंग, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सो पुटिंग B1 इक्वल टू क्या वैल्यू निकाली आपने? -8/3C1। ठीक है ना, इन इक्वेशन, फर्स्ट नहीं सेकंड, फर्स्ट का तो अभी यूज करेंगे बाद में लास्ट में। वी गेट सो इक्वेशन सेकंड क्या बनाई थी हमने? A1 बराबर, बोलो, A1 बराबर -2B1 -3C1, -2B1 माइनस, तो B1 की वैल्यू डालो ना, -2B1 की वैल्यू क्या है? -8/3C1, ये तो B1 की वैल्यू है, और उसके आगे क्या था? -3C1 था, -3C1, तो यहां से -3C1, तो यहां से A1 की वैल्यू भी C1 की फॉर्म में आ गई। कैसे? A1 बराबर -2 × -8, 16/3C1 -3C1। सो इट्स लाइक 3 3 जा 9, तो 16 - 9 7/3C1। तो A1 की वैल्यू भी C1 की फॉर्म में आ चुकी है बेटा, और पीछे B1 की वैल्यू भी C1 की फॉर्म में आ चुकी थी। A1 और B1 की ये दोनों वैल्यू अब डालो आप ओरिजिनल इक्वेशन में, तो C1 का सफाया हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी।
एक बार खत्म कर दें फिर एक बार रिवाइज करते हैं ना। ठीक है, तो नाउ पुटिंग पुटिंग A1 की वैल्यू क्या लगा निकाली हमने 7/3 C1 एंड B1 की वैल्यू अभी पीछे निकाली थी हमने -8/3 C1। C1 तो लगाए C1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। और इक्वेशन फनी फर्स्ट ही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो अधूरी छोड़ के आ गए थे हम। क्या थी वो इक्वेशन, याद है किसी को? A1 इंटू x+1, आगे बोलो, प्लस B1 इंटू y-3 प्लस C1 इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें मुझे A1 की वैल्यू पुटअप करनी है और B1 की करनी है, C1 की नहीं है, C1 को C1 ही नहीं, तो सब कुछ C1 में चला जाएगा, तो C1 एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहां से क्योंकि इक्वल टू 0 है ना। ठीक है, तो A1 की वैल्यू बताओ क्या लगाई आपने? 7/3 C1। आगे क्या है? x+1। B1 की वैल्यू क्या लगाई आपने? -8/3 C1। आगे क्या है? y-3। इसको छेड़छाड़ करना नहीं है। ओके, अब एक काम करो, C1 जो है सब में से कॉमन निकाल लूं मैं, बाहर ही कर दूं, तो क्या बचा? 7/3 इंटू x+1 -8/3 इंटू y-3 और z-2, तो 3 आ रहा है। तो पूरी इक्वेशन को लेट से C1/3 कॉमन ले लिया मैंने, C1/3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 7 बचा, 7x+7 यहाँ से -8y+24, और C1/3 कॉमन लिया तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3z1, 3z मतलब -3 × 2 = 6 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में C1/3 उधर जाके 0 हो गया। ठीक है, तो बचा क्या? 7x -8y +3z, कॉन्स्टेंट टर्म क्या क्या है? 7 और -6 1 +25 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 1। चेक करो, सही है। अब रिवाइज करें, प्लेन, देखो हमको 3 प्लेन्स गिवन थे, जिसमें 2 प्लेन की इक्वेशन गिवन थी, तीसरे की हमको बनानी थी, और तीसरे प्लेन के लिए मुझे एक पॉइंट गिवन था। तो सबसे पहले मैंने उसकी इक्वेशन बनाना शुरू किया। तो पॉइंट को तो मैंने एज इट इज यूज कर लिया, x1 y1 z1। पॉइंट गिवन था तो मैंने दूसरी फॉर्म यूज करी जिसमें नॉर्मल वेक्टर होता है और एक पॉइंट गिवन होता है। तो पॉइंट गिवन होता है तो वो तो पुटअप कर दिया, और नॉर्मल वेक्टर A1 B1 C1 मुझे पता ही नहीं है क्या डालूं, पता होता डाल देता। तो मैंने A1 B1 C1 को एज इट इज छोड़ दिया, भाई तेरा नॉर्मल वेक्टर मुझे पता नहीं है। लेकिन प्लेन पाई 2 की इक्वेशन से मैंने उसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया न्यूमेरिक फॉर्म में, और प्लेन पाई 3 की इक्वेशन मैंने उसका नॉर्मल वेक्टर। तो आज की तारीख में प्लेन पाई 1 का नॉर्मल वेक्टर मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। प्लेन पाई 2 का मुझे पता है, और पाई 3 का भी मुझे पता है, और साथ में मुझे ये भी पता है कि ये प्लेन इन दोनों से परपेंडिकुलर है। तो पाई 1 पाई 2 से परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 किया। पाई 1 पाई 3 से भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 किया। तो ऐसा करने से A1 B1 C1 A1 B1 C1 की 2 इक्वेशंस बन गई। 3 बन जाती तो मैं तीनों को यहीं सॉल्व कर देता, और उधर A1 B1 C1 जो मिसिंग था पुटअप कर देता। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, 2 ही है, तो तीसरी इक्वेशन उसी को काम में लूंगा जो ऊपर है। वो तभी काम में ले सकते हो जब RHS 0 है, क्योंकि C1 उधर जाके 0 बन जाएगा। अगर RHS 0 नहीं होता तो फिर यहाँ पे इम्पॉसिबल था तीनों वैल्यूज निकालना। ठीक है, पर वो क्वेश्चन अपने आप में ऐसे ही सेट होता है, तो उसको तो बाद में देखेंगे। अब इन दोनों में क्या करना है, तो 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, तो उस दोनों के साथ कुछ ऐसा करना है कि उन तीनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, 2 वेरिएबल की वैल्यू तीसरी के फॉर्म में आ जाए। तो हमने क्या किया, पहले तो A1 की वैल्यू निकाली, तो वहां से B1 C1 की 2 इक्वेशंस बन गई। B1 C1 और B1 C1 की दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, तो B1 की वैल्यू C1 की फॉर्म में मिल गई। B1 की वैल्यू C1 की फॉर्म में या तो इसमें या इसमें डाला, तो A1 की वैल्यू भी C1 की फॉर्म में मिली। तो अल्टीमेटली A1 की वैल्यू C1 की फॉर्म में और B1 की वैल्यू C1 की फॉर्म में मिल गई। तो मैंने क्या, यही मेरा टास्क था कि किसी भी 2 वेरिएबल को तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना। तो A1 की वैल्यू B1 की वैल्यू C1 की फॉर्म में ये मिली, A1 की वैल्यू C1 की फॉर्म में ये मिली। इन दोनों ही वैल्यू को, A1 की वैल्यू C1 की फॉर्म में, B1 की वैल्यू C1 की फॉर्म में, मैंने वापस अब इक्वेशन 1 में डाल दी, जो पेंडिंग छोड़ के आया था जहां पे A1 B1 C1 की वैल्यू चाहिए थी। तो मैंने क्या कहा, या तो वैल्यू बता दो न्यूमेरिक, या तीनों को ही हटा दो, तब जाके मेरा काम होगा।
तो मैंने कहा वैल्यू बताना मुश्किल है सर, क्योंकि तीसरी इक्वेशन नहीं मैंने हटाने का ही काम करते हैं। तो हटाने के लिए मैंने A1 की वैल्यू C1 की फॉर्म में डाली, B1 की वैल्यू C1 की फॉर्म में डाली, वो ऑलरेडी C1 की फॉर्म में थी और उधर जीरो था, तो C1 की वैल्यू कॉमन आके उधर जीरो से डिवाइड होके खत्म हो गई। मतलब मैंने हटाने का काम किया बजाय कि वैल्यू पुटअप करने का काम। वैल्यू पुटअप करने का काम कब होता है, जब A1 B1 C1 की एक इक्वेशन और होती, तो मैं एग्जैक्टली वैल्यू ही निकाल लेता और इधर पुटअप कर देता। ठीक है, तो इक्वेशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल है इस क्वेश्चन में। जो 3D के कॉन्सेप्ट है वो तो इधर आके खत्म हो गए, इधर आके खत्म हो गए। इसके बाद तो क्या ही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, अब डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया। अब जो इक्वेशंस बनी इसके साथ कैसे खेलना है, वो इक्वेशंस का इस्तेमाल आगे अच्छे से इसमें करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करो अगेन, नाइस क्वेश्चन। कर दूं क्या डिलीट? क्वेश्चन नंबर 14 करें अभी। ओके, 14th वन देखो, इफ द पॉइंट 11p -301 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस फाइंड द वैल्यू। ये तो सरल लग रहा है, इसमें दम नहीं लग रहा है। क्या कह रहा है, दो पॉइंट्स हैं, एक ये एक ये इस प्लेन से बराबर की दूरी पर है। भाई इस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी और इस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी बराबर है, तो डिस्टेंस निकालो और बराबर कर दो। पॉइंट से प्लेन की दूरी निकालना आता है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में ही निकाल लेंगे। इधर से इधर की भी निकाल लेंगे और दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो वैल्यू ऑफ पी पता चल जाएगी। ठीक है, तो एक आखिरी क्वेश्चन आज का ये करते हैं, फिर उसके बाद बचे हुए कितने क्वेश्चन रहे कल की क्लास में हो जाएंगे क्या देखना। टोटल कितने? इसके बाद 14 के बाद 9 और है। 9 में से दो MCQs हैं, तो 7 बचेंगे। आज कितने किए हमने? 5 ही हुए आज, 6 हो गए। चलो देखते हैं, हेयर द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई इज गिवन। सबसे पहले तो प्लेन पाई की इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि डी इधर होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव। याद है, डी ये 13 इधर नहीं चलेगा, उधर चलेगा और वो भी पॉजिटिव, तो फेर बदल करना पड़ेगा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई इज गिवन एज। सबसे पहले प्लेन पाई की इक्वेशन लिखते हैं, ये लिख दिया हमने, और इसको करते हैं मॉडिफाई। गिवन एज दिस इम्प्लाइज, करें मॉडिफाई। तो क्या करें बताओ, 13 को उधर भेजेंगे -13 हो जाएगा बेचारा, उसको पॉजिटिव करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा। तो R.3 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, और -12 क्या हो जाएगा, और उधर अब 13 जाके पॉजिटिव बनेगा, राइट। कोई डाउट नहीं है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इस इक्वेशन से हम वेक्टर n और d निकाल सकते हैं, वेक्टर n क्या निकला यहाँ से, -3i कैप -4j कैप +12k कैप, एंड d क्या निकला यहाँ से 13। तो ये इंग्रेडिएंट्स निकल गए प्लेन के। तो अब पॉइंट एक एक उठा लो, पहले वो उठा लो फिर ये उठा लो, उससे इसकी शॉर्टेस्ट दूरी। ठीक है, तो नाउ यहाँ से शुरू हो जाओ। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन बिटवीन द पॉइंट, पहला पॉइंट उठाओ, बिटवीन द पॉइंट्स, दोनों एक साथ ही लिख देता हूं मैं, पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स। बोलो पहला पॉइंट क्या है, 1,1,P। कल क्यों नहीं आया? हाँ, सबको पता है, बोल दो। हम सबको पता है आप क्यों नहीं आएगा, तो बोलने में क्या शर्म है। तो पार्टी देने से कोई इतना डरता है क्या? तो फिर क्यों नहीं आया? बर्थडे के दिन कोई सोता है? बर्थडे के दिन तो आदमी पैदा होता है तो जगता है। तो नहीं सोना चाहिए ना बर्थडे के दिन, तो आगे होके। अच्छा, तो उसका फायदा उठाया आपने नाजायज, कि बर्थडे तो मामा कुछ नहीं बोलेगी आज। एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने कि एक माँ जो है अपने बेटे को, इसकी आदत थी कि रोज सुबह को उठते हाथ में सिर पे ऐसे हिट करती थी, मतलब एक दुलार करने का तरीका है, ऐसे इंटेंशनली नहीं मारती थी, छोटा सा हिट करती थी। वो दुलार करने का माँ का अपने बच्चे के प्रति तरीका था। वो डेली करती थी, तो एक दिन उसका बर्थडे था, तो हिट तो करना है, तो चॉकलेट हिट किया। ठीक है, बर्थडे था, तो बर्थडे के दिन एक्स्ट्रा बेनिफिट तो उसको मिलेगा, तो जो हाथ से हिट होता था वो अब की बार किससे हिट हुआ, मीठी चीज से हिट हुआ।
तो बर्थडे का काम भी हो गया और हिट करने का काम भी हो गया। तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, हमको तो पार्टी चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपको एक थोड़े से एक 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 टॉफी या एक एक चॉकलेट तो खिलाई सकती है ना। ठीक है, तो कल याद रखना, मैं भूल जाऊं तो ना। दिस एंड दिस फ्रॉम द प्लेन बाय इज गिवन बाय। चलिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, डी इक्वल टू, बोलो वेक्टर फॉर्म में। हम्म हम्म। आपके कोर्स में है? अच्छा, प्लेन है। एन वन, एक तो एन प्लेन तो एक ही है, प्लेन तो एक ही है। चलो पॉइंट भी एक ही मानो फिलहाल, आप भूल जाओ दूसरा पॉइंट है। आप तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो जस्ट। कैसे काम चलेगा बेटा? हम्म, ये है जहाँ पे वेक्टर ए तो होता है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर एन वहां से ले लो, उसका डायरेक्शन वेक्टर डी वहां से ले लो, और वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड भी वहां से ले लो। यहाँ पे अपन वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड भी लगे हाथ ही निकाल लेते हैं ताकि पुटअप करने का काम रहेगा। तो -3 का स्क्वायर, बताओ क्या होता है -3 का स्क्वायर? 9 प्लस 16 प्लस 144, तो वन कितना हो गया? 169, √169 इज 13। ठीक है, तो अब दो पॉइंट है, ये तो जनरल फॉर्मूला है, लेकिन मेरे पास पॉइंट तो दो है। तो पहले इस पॉइंट के हिसाब से वेक्टर ए पुटअप करो, और फिर इस पॉइंट के हिसाब से, दो मतलब दो तरीके से सॉल्व करो इसको, पहले इधर फिर इधर। तो चलो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या पुटअप होगा? डी इक्वल टू वैक्टर ए क्या है? आई कैप, प्लस अगेन आई कैप, हाँ सॉरी जे कैप, आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस पी के कैप, डॉट प्रोडक्ट एन वहां से चुराओ, -3 आई कैप -4 जे कैप प्लस 12 के कैप, माइनस डी क्या है? 13, इसका मॉडुलस, डिवाइडेड बाय व्हाट? 13। ठीक है, फर्दर सॉल्व करें। सो डॉट प्रोडक्ट करो, तो आई इंटू आई, -3, देन -4, देन प्लस 12p, माइनस का 13 मॉडुलस में, डिवाइडेड बाय 13। फर्दर 12p, -3 -4 -7, -7 -13 -20, डिवाइडेड बाय व्हाट? 13। बट ये मॉडुलस भी लगेगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा तो सॉल्व कर नहीं सकते। और देखो कोऑर्डिनेट्स पी की फॉर्म में है, तो पी की फॉर्म में इसका आंसर आना है। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स पी की फॉर्म में नहीं है, तो वो परफेक्ट आंसर आएगा वहां से, है ना। तो ये लेट से इसको D1 ले लेते हैं, पहले पॉइंट से डिस्टेंस। अब D2 दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस, तो थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं मैं। तो क्या करेंगे? -3, वैसे तो चलो लिख दो, मॉडुलस -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट -3 आई कैप अगेन, -4 जे कैप अगेन, एंड प्लस 12 केप अगेन, एंड -13 सेम, डिवाइडेड बाय वही 13। चलो करो। सो -3 इंटू -3 +9, 0 और 1 इंटू 12 12, प्लस 12 -13 मॉडुलस डिवाइडेड बाय 13। 12 -13 इज -1, 9 -1 इज 8, सो इट्स लाइक 8/13। ये तो मॉडुलस सॉल्व होके आ गया, वो मॉडुलस सॉल्व होके नहीं आया क्योंकि उसमें पी रह गया। अब हमको गिवन है कि ये इक्विडिस्टेंट है, तो D1 बराबर D2। सो नाउ द प्लेन पाई is given equidistant, the plane pi is given equidistant from the two given points, from the two given points A and B लिए हमने दो given points, या कुछ और लिए? A and B लिए ही नहीं, ले लो A and B। ठीक है, that is D1 equal to D2, that is D1 equal to D2। so tell me the value of D1 T की फॉर्म में, 12p माइनस मॉड्यूलस 12p -20 डिवाइड बाय 13, D2। सो 13 से 13 खत्म, इम्प्लाइज मॉडुलस 12p -20 इक्वल टू 8। अब मॉडुलस दो तरीके से खुलता है, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके से खोलूंगा, तो पॉजिटिव खोलूंगा तो 12p -20 और RHS में 8 है,
और लगाओ, अब नेगेटिव खोलो तो 20 माइनस 12p इक्वल टू 8। ओके, इसको अलग सॉल्व करो तो p की दो वैल्यूज निकलेंगी। तो 12p की वैल्यू 28, यहाँ से 12p की वैल्यू उधर भेज दूंगा तो 20 - 8 12। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाती है 28/12, वहाँ से p की वैल्यू आ जाती है 12/12, जो कि 1 हो गई। यहाँ से 7 4 से काटेंगे तो 7/3। चेक करो, आंसर मैच करो। एक कौन सी वाली? तीन वैल्यूज p की। 7/3 तो मैच कर रही है, और क्या मैच कर रही है? 11/6 और 3/2। तीन वैल्यूज कैसे आएगी? मॉडुलस तो दो तरीके से ही खुलता है। मॉडुलस तीन तरीके से कब से खुलने लग गया? और क्या लॉजिक लगा सकते हैं? क्वेश्चन के डेटा से में चेक करो, कहीं उधर भी पी हो। 11p और -301, -301 11p, तो -3 -4 12p -13। ठीक है, और यहाँ पे +9 0 +12 -13। इसको प्लस और -8/13 से इक्वेट करें तो एक बार देखो, जो 8/13 से इक्वेट कर रहे हैं अपन, 8/13 से उसको क्या करें अपन, प्लस और -8/13 से करें। एक बार देखते हैं, मतलब इसी को कर लो, चलो प्लस और -8 से। एक बार +8 से किया, तो एक बार मॉडुलस 12p -20 को अब -8 से करें। तो जैसे दो वैल्यूज यहाँ निकली, तो दो वैल्यूज यहाँ पे भी निकालो, यहाँ पे भी दो वैल्यूज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार तो 12p -12 -20 सॉरी को -8, और एक बार 20 -12p को +8। -8 हुआ तो -8 का, सॉरी -8 इस इधर तो दोनों जगह राइट साइड में -8 है। सो यहाँ से 12p की वैल्यू 20 -8 यानी कि वही 12 आएगी जो इधर आई, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ से 20p की 12p की वैल्यू 20 +8 हो जाएगी, यानी 28 आ जाएगी। तो यहाँ से भी वही आ रहा है, p की वैल्यू या तो 1 या फिर 7/3। तो दीज आर द फाइनल आंसर्स। ठीक है, 7/3 और 1 इज द फाइनल आंसर। और वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट तो करना ही नहीं है। ठीक है, यही करना है आपको। मॉडुलस दो तरीके से खुलता है, तीन तरीके से खुल ही नहीं सकता। हेंस द, और कुछ मिलेगा तो मैं देख के बताता हूँ फिर, है ना। देखते हैं, पुराने साल का कुछ रिसर्च करते हैं, हो सकता है कि कुछ किया हो, पर मेरे को लगता नहीं इसके आगे फर्दर कुछ सॉल्यूशन है। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ पी आर व्हाट 7/3 और 1। ठीक है, आप एक काम करना घर पे, है ना, अभी जाके एक बार 7 पी की वैल्यू 7/3 रखना है यहाँ पे, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 1 7/3। और फिर एक बार 1 रखना तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 1 1। ठीक है, तो 1 1 7/3 की दूरी इससे निकालना और मैच करना, वो 8/13 से मैच करती है क्या? क्योंकि एक दूरी तो क्लियर हो चुकी है ना 8/13। और फिर 1 1 1 की दूरी भी इससे निकालना, और वो दूरी भी किससे मैच होनी चाहिए, 8/13। वो शॉर्टेज डिस्टेंस भी क्या आनी चाहिए, 8/13 आनी चाहिए। ऐसा होता है क्या, चेक करना। देखो अभी 1 तो यहीं रख दो, अगर मैं 1 रख दूं यहाँ पे, नहीं पी की वैल्यू 1 आई है ना, 1 अगर मैं यहाँ रख दूं तो हो जाएगा ना। 12 -20 -8/13, मॉडुलस लगाऊंगा तो 8/13। और एक पी की वैल्यू 7/3 रखूँ, तो 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, पॉजिटिव 28 आया। और नेगेटिव कितना है, 17 और 3 20। तो 28 में से 20 गए तो 8/13 आ तो रही है। तो दैट मीन्स दीज आर द टू वैल्यूज, कर भी दिया हमने। ठीक है, चलो बाकी कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।